नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों को मोहन यादव सरकार ने नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों से संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। कर्मचारियों और अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा 31 जनवरी तक देना होगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर अचल संपत्ति का ब्यौरा पेश करने की डेडलाइन तय कर दी है और समय सीमा में संपत्ति की जानकारी न देने वाले कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। कर्मचारियों को निर्धारित फॉर्मेट में अचल संपत्ति की जानकारी देना होगी और इसमें बताना होगा कि वे किस पद पर हैं, उनकी कुल वेतनमान कितना है और किस जिले में पदस्थ हैं। सरकारी नौकरी में आने से लेकर अभी तक उनके और परिवार के सदस्यों के नाम से कितनी अचल संपत्ति उनके द्वारा क्रय की गई है। अचल संपत्ति क्रय करते समय उसकी कीमत और वर्तमान की कीमत कितनी है और साथ ही संपत्ति से कितनी आय प्राप्त होती है। दरअसल सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इस नियम में कसावट लाने की कवायद की है। बता दें कि साल 2010 में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को इस संबंध में आदेश जारी किए थे, लेकिन इसका पालन कराने में विभाग नाकाम रहे और अधिकतर कई अधिकारी कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इसमें कसावट लाने का कदम उठाया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, बहुत ही सकारात्मक कदम है और ये तो मुझे लगता है कि होना ही चाहिए और इसमें किसी को गुरेज नहीं होगा। जो कर्मचारी नौकरी के पहले जिस संपत्ति को रखे हुए हैं, अपनी नौकरी के बाद भी उस संपत्ति को अपनी विभाग को जानकारी देते तो उसमें किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। देखिए, विभागीय विषय है। मुझे लगता है कि विभाग ने बहुत विमर्श करके इसमें कुछ यदि सुधार किया है और आगे बढ़ा है तो इसका स्वागत हर कर्मचारी करेगा। मुझे लगता है इसमें किसी गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, इस प्रकार की राजनीति करते हैं, क्योंकि छुपा छुपा खेल और अपनी तिजोरियां भरने का जो वर्षों और दशकों तक चला, आज वो उजागर हो रहा है, तो तकलीफ हो रही है इन विपक्षियों को। ये वही लोग हैं जो सरकारी खजाने को चूना लगा के अपनी तिजोरियां भरते थे और माल कमाया करते थे, लेकिन आज ताले लग गए, इसलिए इतने ज़्यादा विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजे की बात यह है कि उस चिट्ठी में सरकार ने जो है तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ही संबोधित किया है। तो क्या केवल तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की संपत्ति में इजाफा हो रहा है, ये मध्य प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए। क्या बड़े अधिकारी लोक सेवक नहीं है? क्या मंत्री लोक सेवक नहीं है? यदि हर साल जो है किसी की संपत्ति का विवरण चाहिए है तो इन सबका जो है विवरण जारी होना चाहिए। अब आईएएस अफसरों का होना चाहिए, अफसरों का होना चाहिए, जो है तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, सभी अफसरों का होना चाहिए। कोई ये पहली सरकार है दुनिया की जो अपने तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक आदेश निकाल रही है कि आप अपनी संपत्ति का विवरण जो है सालाना रूप से जो है। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कायम है और इसे लेकर तमाम दावे किए जाते हैं और खासकर अगर भ्रष्टाचार के कोई भी मामले हैं तो उन पर लगाम कैसे लगाई जा सके, सख्ती के साथ प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है, इसी को लेकर आदेश दिया गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जुड़ गए। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता है संतोष सिंह गौतम जी। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कर्मचारी नेता हैं अशोक पांडे जी। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। संतोष सिंह गौतम जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार तमाम के मामले अगर कोई सामने भी आते हैं, कर्मचारी या फिर अधिकारी लेवल पर कोई आय से ज्यादा अधिक संपत्ति का मामला सामने आता है, ऐसे मामले आगे सामने ना आए, इससे लेकर एक आदेश दिया गया है। इसमें जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। तारीख तय कर दी गई है 31 जनवरी तक और हर साल ये प्रक्रिया चलेगी। ये नियम पहले भी था, लेकिन इसमें और सख्ती बरतने के लिए 2010 से नियम लागू है, लेकिन इसमें और सख्ती लाना सरकार चाह रही है और भी तरीके से जो गंभीरता के साथ इसकी प्रक्रिया को अमल में लाया जाएगा, इसके प्रयास किए गए हैं। क्या कुछ कांग्रेस का सोचना है, क्योंकि प्रतिक्रिया हमने सुनी है, तमाम सवाल वो खड़े कर रहे हैं, क्या कुछ आपके सवाल है गौतम जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि 2010 से ये नियम लागू है, लेकिन 2010 के बाद अब तक इतने वर्ष बीत चुके हैं, लगभग 14 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों में कोई कमी नहीं आई और छोटी मछलियों को जो शिकंजा कसने की हमेशा ये सरकार कोशिश करती रही है, वो छोटी मछलियां उन बड़ी मछलियों द्वारा संरक्षित हैं, जिनके नाम सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन अधिकतर
ऐसे मामलों की पोल तब खुलती है जब मंत्री एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाते हैं। चाहे गोविंद सिंह राजपूत भूपेंद्र सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह गोविंद सिंह राजपूत पर आरोप लगा रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आ रहा है, नरसिंह घोटाले में विश्वास सारंग का नाम सामने आया, लेकिन इन सबके ऊपर कार्रवाई करना तो दूर, उनसे पूछताछ तक नहीं की जाती सरकार में। पूरी जो 20 वर्षों की भाजपा की भ्रष्ट सरकार है, लेकिन छोटे लोगों को घेरने का काम न केवल उनकी ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह उठाना है, बल्कि उनकी इतने वर्षों की जो सेवा काल है उस पर सीधे सीधे एक प्रकार से आरोप लगाना है। मैं कहता हूं कि अगर ये जवाबदारियां तय करनी है तो मुख्यमंत्री ने कितनी बार अपनी संपत्तियां घोषित करी वार्षिक रूप से, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव जी को भी 1 वर्ष पूरा हो गया, वो बताएं कि 2023-2024 में उनकी संपत्ति क्या थी, 2024 कंप्लीट होने के बाद उनकी संपत्ति कितनी है। मंत्री ने अपनी संपत्ति घोषित की क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने अपनी संपत्ति घोषित की क्या? कितने आईएएस और कितने मुख्य सचिव प्रमुख सचिवों ने अपनी संपत्तियां घोषित की हैं? मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा भ्रष्ट सिस्टम आई वॉश करने के लिए, जनता की आंखों में लेकिन धूल ठीक है झोंकने के संतोष लिए सिंह इस गौतम प्रकार जी, के जब शुरू कई बार हम कर जो रहा है। एफिडेविट देखते हैं, आप ही बताएं, आप लगातार राजनीति से जुड़े हैं, मैं तो अबोध बालक हूं, जो आज इस तरीके से जो एफिडेविट दिया जाता है, क्या मंत्री मुख्यमंत्री इनकी जो संपत्ति की जानकारी इसमें नहीं होती है? निश्चित रूप से मैं कहता हूं ना, हाईलाइट कीजिए उनके एक पेपर में विज्ञापन जारी कीजिए कि मुख्यमंत्री की संपत्ति पिछले साल इतनी थी, मंत्री की इतनी थी, इस साल इतनी थी। छोटी छोटी सी योजनाओं के लिए बड़े बड़े विज्ञापन देने में करोड़ों फूकने वाली सरकार क्यों नहीं बड़े बड़े अखबारों में, क्यों नहीं बड़े बड़े चैनलों पर ये जारी करती है कि इस साल इनकी संपत्ति इतनी थी, इस साल इतनी हुई, प्रमुख सचिव की कितनी थी, कौन से प्रमुख सचिव की और मुख्य सचिव की कितनी है। ये संपत्तियां जारी होना चाहिए। छोटे कर्मचारियों के ऊपर ये आदेश लागू करके निश्चित रूप से सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। कोई सौरभ शर्मा और कोई राजेश शर्मा बिना किसी संरक्षण के पनप नहीं सकता, इसलिए ये आईवॉश करना बंद कीजिए। अगर मंत्रियों का, बड़े अधिकारियों का संरक्षण उन पर न होता तो सौरभ शर्मा अरबपति न बना होता। और ठीक है, सीधे शब्दों में, ठीक है संतोष जी, बस मैं इतना आपसे जवाब चाहूंगा कि क्या ये आदेश को आप सही देख रहे हैं, गलत देख रहे हैं? इन दो चीजों में से आप क्या चुन रहे हैं? आदेश सरकार का सही है, गलत है आपकी नजर से, कांग्रेस के नजरिए से? मुझसे पूछा गया? जी जी, आप ही से। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो 2010 से यह आदेश लागू है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नई बात की गई हो। मैं कहना चाहता हूँ कि 2010 से अब तक जब ये आदेश लागू था, उस पर क्या कार्रवाइयां हुई, उसमें संपत्तियों में जो इजाफा हुआ, उनकी कितनी जांचें हुई, इस पर सरकार मौन है। एक अगला आदेश इसलिए जारी कर देती जिससे जनता की आंखों में धूल झोंका जा सके। ये कानून तो पहले भी लागू थे, ये आदेश पहले भी लागू थे, तब भी ये भ्रष्ट सिस्टम क्यों? ठीक है संतोष सिंह गौतम जी, आपने अपनी पूरी बात रखी है। सत्येंद्र जी, अशोक जी पूरे इत्मीनान से आपकी बात को सुना है। सत्येंद्र जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 2010 से ये आदेश लागू है। अभी तक का आपके पास डेटा क्या है, कितनी कार्रवाइयां हुई हैं? जहां तक उन्होंने तमाम नाम की बात कही, सौरभ शर्मा की बात कह रहे हैं, किसी भी संरक्षण के बिना, सियासी संरक्षण के बिना वो इस तरह से संपत्ति नहीं जुटा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो आरोप इससे पहले प्रतिक्रियाओं में हमने देखा, वो कह रहे हैं कि तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के लिए पूरी आपका आदेश रहेगा, बाकी जो बड़े बड़े अफसर हैं, सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, उनके लिए आदेश लागू क्यों नहीं किया जा रहा? उनके लिए क्या प्रक्रिया आप सरकार ने तय की है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस लेके चलती है। और जिस प्रकार से हमने अनेक बार एक काम किया, अनेक हजारों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, सेवा से टर्मिनेट किया हुआ है। निलंबन छोड़िए, निलंबन तो करते ही हम, ट्रांसफर और निलंबन तो हम करते ही हैं, साथ साथ हमने ऐसे सहस्त्रों कर्मचारी हैं जिनको हमने बर्खास्त किया है, टर्मिनेट किया है, केंद्र और राज्य की दोनों सरकारों ने मिलकर के। और आपको स्मरण में दिलाना चाहता हूं कि अरविंद जोशी और टीनू जोशी जो अधिकारी थे, जो आईएएस प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा के, उनको भी हमने उन पर भी कार्रवाई की है। और ऐसे शास्त्रों का जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जो भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो जीरो टॉलरेंस। अब कांग्रेस का इकोसिस्टम एक्टिव हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस समर्थित जो लोग हैं उनको ये बात पचती नहीं है कि क्यों कार्रवाई कर रही है सरकार, ऐसे रूल्स को और दृढ़ता के साथ क्यों पालन करा रही है। तो ये इसमें दर्द समझ में आता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार से रची बसी जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी कहा कि डीबीटी करने का काम जो कांग्रेस की सरकारों का रहा है, डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बिचौलिया ट्रांसफर होता था। ठीक है, हम कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन सत्येंद्र जी, इस तरह का जो आदेश निकाला गया है, जो आरोप कांग्रेस ने लगाया है, सीधे तौर पर क्या सभी वर्गों के कर्मचारी अधिकारियों के आदेश नहीं हो सकता है? सभी के लिए एक सामान्य आदेश जारी नहीं हो सकता? नेतागण रहते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी भी दल के हों, ठीक है सत्येंद्र जी, अगर वो कहेंगे अगर तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियां जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है उन एजेंसियों को, सत्येंद्र जी मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? सीबीआई हो, आईटी हो और मध्य प्रदेश
ठीक है सत्येंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? और आप देखिए ऋषभ जी, ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति सत्येंद्र का जी, ही मुझे लग रहा है परिणाम मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच कि पा रही है। मैंने काउंटर क्वेश्चन आपसे किया है। 10 साल के शासन में मोदी जी के चलिए ठीक है, मुझे लग रहा है आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं आप तक लौटूंगा। संतोष जी, कोई करेक्शन आपका, उसके बाद मैं एक सवाल और सत्येंद्र जी से रह गया, उसके बाद जाऊंगा। जो वो बात कह रहे हैं कि आप ही की सरकार में तमाम ऐसी चीजें होती थी, उसको लेकर तो कम से कम जो आदेश दिया गया वो काफी महत्वपूर्ण आदेश है। इन सबके ऊपर 10 संतोष गौतम जी, आवाज सुन पा रहे हैं? मोदी सरकार की नीतियों का सुफल है जो हम ऐसा काम कर रहे हैं। हमने कहा सारी एजेंसी अपना चलिए देखिए, मुझे लगता है कि आवाज मेरी सत्येंद्र जी तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं उन पर लौटूंगा। गौतम जी, आप पर भी लौटूंगा। अशोक पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अशोक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से कर्मचारियों का ये पूरा मामला है, सरकार ने आदेश दिया है कि 31 जनवरी तक आपकी जो भी आय है, जो आपकी अचल संपत्ति है, उसका पूरा ब्यौरा हमें दीजिए, पूरी जानकारी मुहैया कराइए कि आपकी संपत्ति क्या है, क्या क्या आपने पास अभी तक आपके पास संपत्ति अर्जित की है, नौकरी में जब आप आए उसके बाद से अभी तक कितनी संपत्ति खरीदी गई है, आपके आने के बाद आपके परिवार की संपत्ति कितनी खरीदी गई है, उसकी तब की कीमत क्या थी, अब की कीमत क्या है, तमाम तरीके से जानकारी मुहैया करानी होगी। आप कर्मचारी नेता हैं, कर्मचारियों की आवाज उठाते हैं, सरकार का आदेश आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, सरकार के आदेश पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार जो आदेश देगा उसका हम पालन करेंगे। लेकिन बार बार सरकारी कर्मचारियों को भी टारगेट करना, उन्हें ही चिन्हित करना, ये मेरे समझ में से परे है कि कहीं ना कहीं कर्मचारियों की मनोबल को तोड़ने वाला आदेश होता है। सरकारी कर्मचारी तो 2010 में भी अपना लेखा दे चुका है, समय समय पर वार्षिक रिपोर्ट में भी विभाग में देता अपना लेखा जोखा। उससे तो कोई दुर्गुरेज नहीं सरकारी कर्मचारी को, क्लास 3 हो या 4 हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और सरकारी कर्मचारी अपना लेखा जोखा संपत्ति का बिल्कुल पारदर्शिता के तहत विभाग में भी रखता है और निजी भी रखता है। कोई आपत्ति नहीं सरकार की। लेकिन बार बार सरकार केवल कर्मचारी को ही टारगेट करे, वो भी क्लास 3 कर्मचारी को ही टारगेट है। अपने आदेश को यदि इतने सरकार इतनी मतलब प्रशासन में जीरो टॉलरेंस की नियत रखती थी, कार्यवाही रखती थी, तो सरकार को सबसे पहले प्रदेश के मंत्रियों से जो ब्यौरा मांगना चाहिए, विधायकों से मांगना चाहिए, चीफ सेक्रेटरियों से ब्यौरा मांगना चाहिए, चेयरमैनों से ब्यौरा मांगना चाहिए, विभिन्न संस्थानों के प्रमुखों से ब्यौरा मांगना चाहिए, जिनके पास ब्यौरा देने के लिए वास्तव में संपत्ति है, चल और अचल। सरकारी कर्मचारी क्लास 3 का होगा, 35 से 40 हजार रुपए तनख्वाह पाता है। इस भीषण महंगाई में वो सब खर्च करके जीरो पे आके घर पे बैठ जाता है। उसकी आपकी जानकारी इतनी दृढ़ता से क्यों मांग रहे हैं और 31 जनवरी तक ही क्यों मांग रहे हैं? वो तो आपके यहाँ 62 साल तक नौकरी करेगा, जब चाहे आप उससे ब्यौरा मांग लें। ऑफिस में प्रोफार्मा आता, 2010 में आपने ऑर्डर दिया था, तब भी हमने दिया, आपके रिकॉर्ड में होगा, हर विभाग से उठा लीजिए क्लास 3 का। बिल्कुल पारदर्शिता। सरकारी कर्मचारी कहीं से भी हिसाब किताब लेखा जोखा देने को मना नहीं कर रहा। ठीक है, आप लेकिन सरकार के आदेश का एक मेरे को मतलब नहीं समझ पा रहा कि बार बार कोई भी मामला हो, सरकार क्लास 3 और क्लास 4 कर्मचारी को ही चिन्हित क्यों करती है? इससे सरकार के साथ में जो हमारा समन्वय है वो टूटता है, वो बेकार गलत होता है और कर्मचारी का मनोबल टूटता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारी ऐसे मामले जो ऑर्डर जारी होते हैं कि हिसाब किताब दो, चल ब्यौरा दो, 31 जनवरी तक दो, इससे सरकारी कर्मचारी अपने आप को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करता है। आप क्या चाहते हैं कि इस तरह के आदेश जारी ना किए जाएं? आपसे थोड़ी विनम्रतापूर्वक कोई दिक्कत नहीं है सरकार ऑर्डर जारी करे, लेकिन एक बार सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया, उस पर हिसाब किताब लिख लिया, लेखा जोखा लिख लिया, और बार बार आप जब भी वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन होता है उसमें सरकारी कर्मचारी वैसे भी देता है अपना ब्यौरा, तो उसमें आपको बार बार चिन्हित करने का क्या काम है? इसमें उसका इस ऑर्डर को जारी करने का उद्देश्य क्या है? क्या सरकारी कर्मचारी ने ब्यौरा नहीं दिया? यानी आप जो तृतीय वर्ग के कर्मचारी हैं उनका आप अपमान मान रहे हैं इस आदेश को? बिल्कुल, उनके मनोबल को यह आर्डर तोड़ता है। जबकि आपको इस आदेश में सबसे पहले यह लिखना था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का ब्यौरा लिया जाएगा, मध्य प्रदेश के मंत्रियों का ब्यौरा लिया जाएगा, मध्य प्रदेश के सांसदों का ब्यौरा लिया जाएगा, मध्य प्रदेश के विधायकों का ब्यौरा लिया जाएगा, मध्य प्रदेश के आईएएस अफसरों का ब्यौरा लिया जाएगा, मध्य प्रदेश के आईएफएस अफसरों का ब्यौरा लिया जाएगा, मध्य प्रदेश के आईपीएस अफसरों का ब्यौरा लिया जाएगा, और फिर उसके बाद आप क्लास 3 कर्मचारी पर आते, फिर उसके बाद क्लास 3 पर आते, तो समझ में आता। लेकिन इस ऑर्डर में तो केवल एक लिखा क्लास 3 वाला देगा। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। सत्येंद्र जैन जी, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ ऋषभ जी, अब आ रही है। शायद पहले कोई तकनीकी खामी थी, मैं काउंटर क्वेश्चन आपसे कर रहा था, आप मुझे सुन नहीं पाए शायद। लेकिन जिस तरीके से अशोक पांडे जी कह रहे हैं और जो बातें संतोष सिंह गौतम जी ने कही हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब जो आदेश निकाले गए हैं, अगर
जो अशोक पांडे जी ने कहा कि जो भी ब्यौरा है, जो भी जानकारी है, कर्मचारी को जानकारी देने में कोई आपत्ति नहीं है, वो जानकारी लगातार देते आए हैं, लेकिन बार बार उनको चिन्हित करना कहीं ना कहीं उनके अपमान जैसी बात प्रतीत हो रही है। और वो कह रहे हैं कि अगर कर्मचारियों का आप ब्यौरा मांग रहे हैं, वो तो वैसे भी उसकी आय सीमित होती है, लेकिन जो मंत्री हैं, जो तमाम तरीके के बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS अधिकारी, IFS अधिकारी हैं, उनकी जानकारी इस तरीके से मांगी जाए तो ज़्यादा सख्त कदम सरकार का होगा और वो ज़्यादा दिखाई देगा, एक बड़ा संदेश दिखाई देगा। उनकी नज़रिए से ये मानना है, आपका क्या कहेंगे? देखिए, चाहे समस्त कर्मचारी गण हो या राजनेता गण हो, देखिए हमारी समय तो हमने जीरो टॉलरेंस लेके रखी है और सभी के प्रति रखी है। मैं जो कह रहा था, शायद मेरी बात पहले आ नहीं पाई या कुछ ये आपका PCR से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। मैं वही बात पुनः दोहराना चाहता हूँ कि हमने जीरो टॉलरेंस से काम किया है और कोई अधिकारी कर्मचारियों को देखिए हम सुविधाएं भी दे रहे हैं, हम उनको 7वां वेतनमान दे रहे हैं, अब 8वें की तैयारियां चल रही हैं। और इस प्रकार से आप देखिए जो मध्य प्रदेश ने केंद्र के बराबर जस का तस भी दे दिया है सब। पेंशनर्स के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम जो अभी अतिथि शिक्षकों के लिए आदेश जो हुआ है आरक्षण का, वो 25% से 50% आरक्षण कर दिया उनके लिए सर्विस में। और उनकी जो सेवा, जो कांग्रेस के समय 500 रुपए भी नहीं मिलते थे हर महीने के, वो अभी उनको 14,000, 18,000, 22,000 रुपए ऐसे प्रति माह देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। और अभी 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां हम सृजित कर रहे हैं, उनको भरने का काम हम करने जा रहे हैं। इस वर्ष ही हम 1 लाख नौकरियां हम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे बिल्कुल। काम सत्येंद्र जी, लगातार हम यहाँ डिबेट करते हैं, चर्चा होती है, हम इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, क्या युवाओं को सौगात है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो अशोक पांडे जी ने कहा, संतोष ने, जो मुख्य सवाल इस पूरे विषय पर है, जो उनको आपत्ति है, कहीं ना कहीं वो अपमान से देख रहे हैं कि सिर्फ तृतीय वर्ग के कर्मचारियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है। इस बात की कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया आपसे मैं चाहूंगा, क्योंकि उनको लग रहा है कि लगातार लगातार उनका नाम लेकर, उनको जानकारी मांगकर, बार बार उनको ये बात कह करके अपनी जानकारी मुहैया कराएं, तो उनका अपमान कहीं ना कहीं होता है। क्योंकि अगर यही प्रक्रिया आपको लानी है तो क्या सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए एक साथ नहीं ला जा सकती है? देखिए, मैं बता देता हूं आपको कि जो अधिकारी कर्मचारी गण है, भारतीय जनता पार्टी उनको मध्य प्रदेश के विकास का इंजन मानती है और सहयोगी मानती है। हम अगर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है तो उसमें एक महत्वपूर्ण अंग मानती है। और क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी गण है, तो क्या अलग अलग कर्मचारी और अधिकारी गण है, तो हमने तो अनेक काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अगर वो बात कह रहे हैं तो ये बात सही नहीं है। और हम तो सभी कर्मचारी, और मैं तो कहता हूं सभी जो बात हो रही, पारदर्शिता सभी जगह होना चाहिए, इसको किसी को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेना चाहिए। और निसंदेह जो चाहे वो आप देखिए पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भारत सरकार का होता है, कार्मिक विभाग, वो तय करेगा IAS के ऊपर, और उनके पैरामीटर्स हैं, वो करते हैं और भी करेंगे। और राज्य शासन निसंदेह सभी के लिए काम करेगा, सभी को अपनी अपनी जानकारी देना चाहिए। और आपने देखा कि किस प्रकार से एक बाबू होता है, कई बार हमने देखा, मैं किसी व्यक्तिगत तौर पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन हमने भी यही भी देखा है कि यही सरकारी सिस्टम में अनेक व्यापारी, अनेक अधिकारी बाबू जो होते हैं, पटवारी जो होते हैं, और किस प्रकार से उनके पास से अकूत संपदा निकलती है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस को दर्द हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के अनेक नेतागण हैं, सांसद गण हैं, या जो जिनके पास से धन के पहाड़ निकलते हैं। हम तो देखिए समदर्शी होकर के कार्रवाई करते हैं, और उसमें आप देखिए ED और CBI की सफलता है। सरकारी एजेंसी जो IT एजेंसी संविधान के तहत बनी हुई है, इनको हमने काम करने की स्वतंत्रता दी हुई है। मोदी जी ने 10 साल में जो इनको स्वतंत्रता दी, और मनमोहन सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल देखेंगे तो मात्र 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर पाए थे ये लोग, और 200-250 करोड़ की नकदी जब्त कर पाए थे। आज हमने हजारों करोड़ रुपए की 10,000 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त हुई है, और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अटैच की गई हैं। और इसमें यही बात मैं कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ नेताओं की नहीं है, इसमें नेता राजनीतिक जो हैं वो मात्र 3% हैं, और 97% लोग हैं जो अधिकारी हैं और दूसरे नागरिक हैं भारत के। उन लोगों के ऊपर भी तो ये हमने फ्री एंड दिया हुआ है, और होना भी चाहिए। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो, जो एंड यूजर है, जो भारत का नागरिक है, उसको उनके बैंक अकाउंट खुलवा के 50 करोड़ से ज्यादा हमने जनधन मोबाइलों की आधार की ट्रिनिटी जो है उस त्रिवेणी से दिया। ठीक है, मुझे लगता है जो मेरा मुख्य सवाल था आपने उस पर प्रतिक्रिया दी है, वो जानकारी मुझे मिल गई है। संतोष सिंह गौतम जी, आपके पास में आ रहा हूं। तमाम जो बातें उन्होंने कही, वो कह रहे हैं कि कर्मचारियों की जहां तक बात है, तृतीय वर्ग के कर्मचारी हों, सभी कर्मचारी हों, उनके लिए सरकार जो काम कर रही है उसका भी जिक्र किया कि 7वां वेतनमान उनको दिया जा रहा है, 8वें की तैयारी है,
और जहां तक कार्रवाइयों की बात है, अगर ऐसे कर्मचारियों की कोई मामले निकलते हैं जिनके पास आय से ज्यादा संपत्ति होती है, तो इस सरकार की सफलता है। इसको लेकर जो टीमें कार्रवाइयां कर रही हैं वो कहीं ना कहीं सरकार चिन्हित उनको कर रही है, तो सरकार की सफलता वो बता रहा है। क्या कुछ आपने जो बातें इससे पहले कही, जो सवाल मैंने सत्यन जी से किया, क्या आपको जवाब मिल गया है? अभी आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जो अपनी बात रखी थी पहले चरण में, उन बातों का समर्थन अशोक पांडे जी ने किया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये कर्मचारियों से जो ब्यौरा मांगा जा रहा है, ये निश्चित रूप से उनकी कार्यशैली, उनकी निष्ठा का अपमान है। क्योंकि सौरभ शर्मा हो या राजेश शर्मा हो, ऐसे लोग 1% से भी कम है सिस्टम में। लेकिन वो लोग जो सिस्टम में है, वो निश्चित रूप से नेताओं के, अधिकारियों से संरक्षण प्राप्त लोग हैं, और 99% से अधिक कर्मचारी निश्चित रूप से ईमानदार पाए जाएंगे। और असली सवाल तो यह है कि वो सौरभ शर्मा की कौन से कलर की डायरी है, लाल कलर की है, काले कलर की, कौन सी कलर की डायरी एजेंसियों को मिली है, और उसमें किस किस के नाम है, उसको अगर उजागर नहीं करती है सरकार, ये सरकार की नपुंसकता है, उसका नाकारापन है। और सत्येंद्र जैन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग उसमें मिले हुए हैं। अरे भाई, ये आपकी सरकार का नाकारापन होगा अगर उन कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने नहीं ला पाए आप, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसका मतलब आप साफ झूठ गाल बजा रहे हैं टीवी पर आकर। आपकी एजेंसियां नाकाम है, आपकी सरकार नाकारा है। मोहन यादव बिल्कुल नाकाम मुख्यमंत्री है, जो उन कांग्रेसियों को सामने नहीं ला पा रहा है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अरे भाई, बोलने के पहले शर्म किया करो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। उंगलियां आपकी समय कम बचा हुआ है, जल्दी से सत्येंद्र जी क्विक रिएक्शन पर अशोक जी के पास भी जाऊंगा। सत्येंद्र जी उसको सामने लाइए, और नहीं तो माफी मांगे। ठीक है सत्येंद्र जी, देखिए, मैंने बात कही राजन गहलोत की लाल टाई हो सकती है। हमने देखा और राजस्थान ठीक है गौतम साहब, आपने अपनी बात रख ली। साथ ही साथ सत्येंद्र जी, जो बाचालता करते हैं, नैतिकता का अधिकार खो देते हैं, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। ठीक है संतोष जी, समय कम बचा हुआ है, आपने अपनी बात रख ली है, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। सत्येंद्र जी अपनी बात कही। देखिए, मैं बताऊं, कांग्रेस जो है इसी में लगी। कांग्रेस दरअसल स्वयं में नाकारा है, स्वयं में भ्रष्टाचार करती है, और भगवान की जनता ने बार बार सिद्ध कर दिया। 25 साल से नाकारा मध्य प्रदेश में, 15 साल से नाकारा। ठीक है, समय कम है सत्येंद्र जी, आपको भी रोक रहा हूँ। अशोक पांडे जी, आखिरी प्रतिक्रिया, क्या कुछ आप मांग कर रहे हैं? ईमानदारी से काम करना चाहिए, उसके लिए जांच एजेंसियां 2010 में आदेश जारी कर चुकी है, वो बिल्कुल आदेश लागू भी है। तो बार बार ऐसे आदेश जारी करके सरकार कर्मचारियों के मनोबल को न तोड़े, उन्हें अपमानित न करे। तो कर्मचारी सरकार की योजनाओं को गांव गांव तक पहुंचाता है, जन तक पहुंचाता है। कर्मचारी सरकार की नीति की हड्डी कहलाता है। तो फिर सरकार को इन आईएसओ और नौकरशाहों के षड्यंत्र में उनकी दमनकारी नीतियों के कारण ये आर्डर निकाल कर उनको अपमानित न करे, ऐसी मेरी मांग है। और मेरी मांग है कि जब भी क्लास अशोक पांडे जी, ठीक है अशोक पांडे जी, आपने बारे में बात रखी जाए तो सरकार को बार बार विचार करना चाहिए, है। और सरकारी कर्मचारी के सम्मान का भी विचार करना चाहिए। रुक जाइए अशोक पांडे जी, आपने अपनी बात रखी है, और जिस तरीके से संतोष सिंह गौतम जी आपने तमाम सवाल खड़े किए हैं और सत्यन जी ने जवाब दिया है, वो कितने उचित हैं वो जनता तय करेगी। लेकिन अब कितना ये आदेश सही है, आदेश नहीं है, उसको लेकर तमाम सवाल हो सकते हैं। सरकार का तर्क सीधा है कि इससे हम सीधा जो पाक संदेश दिया जा रहा है, कोई ऐसे मामले आगे सामने ना आए, उसको लेकर सरकार प्रयास कर रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सत्यन जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। संतोष जी बहुत शुक्रिया, अशोक पांडे जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ने के दावे के साथ ही यह आदेश जारी किया गया है कि 31 जनवरी तक कर्मचारी अधिकारियों अपना ब्यौरा दें, अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया जाए, जिससे कि उनकी संपत्ति का अंदाजा लगाया जा सके कि किस लिहाज से उनकी आय कितनी है, कितनी संपत्ति अर्जित की है, और अगर कोई ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं तो सख्ती से कार्रवाई उस पर की जा सके। अब फिलहाल के लिए इस खास पेशकश मध्यकाल में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।